कहा गया वाह वाह कांट वाह तूने क्या सिद्धांत दिया है, ऐसी सराहना की गई, लेकिन बाद में तर्कहीन मान लिया गया। पहले बढ़ाई की गई और उसके बाद में कहा कि कांट यार तूने जो दिया है ना वो माइंड की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा भाई, तूने जो सिद्धांत दिया है ना वो माइंड की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा। तो पहले तो बढ़ाई कर दिया आपने और फिर उसके बाद में तर्कहीन बता दिया आपने। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज अपन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित काफ़ी कुछ साक्ष्य अपन जानने वाले हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए रखे हैं आपके, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन जानने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जिस पृथ्वी पर अपन आज रह रहे हैं, मानव यहाँ पर निवास कर रहा है, उसी के साथ साथ जीव जंतु यहाँ पर निवास कर रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। तो करोड़ों वर्ष पहले क्या ऐसी हरियाली हुआ करती थी क्या इस पृथ्वी पर? क्या ऐसे जीवन यापन हुआ करता था क्या? पृथ्वी की स्थिति कैसी थी? तो फ्रेंड्स, करोड़ों वर्ष पहले आज की जो पृथ्वी है वैसे पृथ्वी नहीं थी। पहले जो पृथ्वी थी वो एक आग का गोला था। यहाँ पर जीवन की कल्पना तो अपन कर ही नहीं सकते। एक निहारिका थी, निहारिका का मतलब एक आग का गोला जहाँ पर कोई निवास नहीं करता था। अब आग का गोला है तो क्या वहाँ पर जीव जंतु निवास करेंगे? नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज का टॉपिक, जिस हमारा जो निवास स्थान है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो अपन यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो सौर मंडल के बारे में अपन को पढ़ना होगा, क्योंकि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। प्लूटो जो ग्रह रहा उसकी मान्यता ख़त्म कर दी थी, उसके अनुसार 9 थे, लेकिन अब तो 8 ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जानना है तो सौर मंडल के बारे में अपन को जानना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सामान्य परिचय। पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है। पृथ्वी या सौर मंडल के किसी भी ग्रह की उत्पत्ति को समझने के लिए सौर मंडल की विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वही बात दे रखी है कि यदि पृथ्वी के बारे में अपन को जानना है, हमारा निवास स्थान है उसको जानना है, तो सौर मंडल को जानना होगा, क्योंकि सौर मंडल का सदस्य ही तो है पृथ्वी। इसके अलावा 7 ग्रह और हैं, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर उसके बाद में शनि आता है, फिर अरुण, वरुण। तो इनके अलावा भी, पृथ्वी के अलावा भी सौर मंडल में ग्रह हैं। पृथ्वी या सौर मंडल के किसी भी ग्रह की उत्पत्ति को समझने के लिए अपन को सौर मंडल की विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो विशेषताएं मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। सौर्यमंडल, ठीक है, ये सौर्य जो है ना, आपको वर्ड अलग लग रहा होगा, मैंने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर सौर मंडल भी बोल सकते हो, सौर्य मंडल भी बोल सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा ही दे रखा है। तो सौर्य मंडल में सूर्य के अलावा 9 ग्रह हैं। यहाँ पर 9 ग्रह लिख रखे हैं, क्योंकि जिस टाइम ये बुक छपी थी उस टाइम 9 ग्रह थे, लेकिन जो प्लूटो जो ग्रह रहा उसकी जो मान्यता है ना 2006 में ख़त्म कर दी थी। उसके अनुसार यहाँ पर 9 लिख रखा है। ठीक है, तो 9 ही लिखना है, वैसे 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौर्यमंडल का आकार तस्त्री नुमा है। तस्त्री नुमा, जो तस्त्री होती है ना शादी ब्याह में जो नाश्ता देते हैं, वैसे उसके यानी वैसी इसकी आकृति है। ठीक है, सौर्यमंडल के मध्य सूर्य की स्थिति है, यानी सौर्यमंडल यानी सौर मंडल, उसके बीच में किसकी स्थिति है? सूर्य की स्थिति है। और जो भी ग्रह हैं सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसकी मध्य स्थिति हो जाएगी। ठीक है, चित्र के आधार पर भी समझाऊंगा कैसे होगी। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख लगभग 15 करोड़ अपन मान सकते हैं किलोमीटर दूर स्थित है। यानी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। औसत घनत्व 5.52% अपन मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बारी स्पष्ट तरीके से समझाना चाहूँगा कि
सूर्य है, उसके बाद में जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद में इसके बीच में है ना जो कुछ क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, जो बार बार आप पढ़ते हो ना, तो इसके बीच में कुछ छोटे छोटे हैं तो वो आ जाएंगे। इसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं, ठीक है यहाँ तो। लेकिन प्लूटो जो मिला था ग्रह उसको, उसके अनुसार 9 हो जाते हैं, लेकिन उसकी मान्यता ही खत्म कर दी तो फिर 9 नहीं मान सकते अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 हो गई। अब तस्त्री नुमा इसकी आकृति है। इसके बाद में सूर्य की स्थिति मध्य में कैसे है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह ने इसके चक्कर लगा रहे हैं, यानी इसके चक्कर लगाएंगे तो मध्य में स्थिति आ जाएगी न सूर्य की, ठीक है। और फिर दूरी मैंने बताई थी 15 करोड़, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो 15 करोड़ है लगभग, ठीक है। तो क्लियर ही हो गया होगा आपको। आगे चलता हूँ। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुकों के आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। यानी आकार, ग्रहों का जो आकार है, जो उनकी बनावट है, उसको मद्देनजर रखते हुए सौरमंडल यानी सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनको 2 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। यानी 8 ग्रह हैं, उसके 2 पार्ट बना दिए, 2 टाइप्स बना दिए। पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह वो है जो पृथ्वी के नज़दीक है, यानी ये चारों के चारों जो ग्रह हैं ना वो आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, और ये लास्ट के जो ग्रह हैं उनको अपन बाह्य ग्रह बोल देंगे, ठीक है। तो इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। आंतरिक ग्रह, तो आप बोर हो गए होंगे, एक शायरी सुनाना चाहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, सारा जहान देखता है, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह जिसमें 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आकार में छोटे हैं, ठीक है, ये आकार में छोटे हैं इन ग्रहों से, ठीक है। घनत्व अधिक है, आकार में छोटे हैं लेकिन घनत्व अधिक मिलेगा। यहाँ पर देखो ये 4 ग्रह हैं ना, ये इसके नज़दीक है सूर्य के, ये 4 ग्रह यहाँ तक, तो ये आंतरिक ग्रह हैं, ये छोटे ग्रह हैं और इनका घनत्व अधिक है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। ये जो बाह्य ग्रह हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं अपन। हाँ, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आकार में बड़े हैं। यहाँ पर ये आंतरिक ग्रह छोटे थे, ये बड़े हैं। ये यहाँ पर घनत्व उनका अधिक था, यहाँ पर घनत्व कम है, ठीक है। तो लास्ट के 4 ग्रह आप देख रहे हो ना, जो बाह्य ग्रह आ जाएंगे, 12 है ना, इसीलिए इसको बाह्य ग्रह बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि नोट यानी प्लूटो, जिसे कुबेर ग्रह भी बोला जाता है, 1930 में प्लूटो को सौरमंडल का 9वां ग्रह घोषित किया गया था। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसके ग्रह की मान्यता वापस ले ली और बोना ग्रह का दर्जा दिया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 1930 में मिला था, इसको सौरमंडल का 9वां ग्रह यानी यहाँ जोड़ दिया गया था इसको लास्ट में, ठीक है। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है जो ग्रहों के संबंधित रिसर्च और काफ़ी सारी चीज़ें करता है, तो उसने इसकी मान्यता वापस ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं ग्रह बढ़ने की, कि भाई कुछ शर्तें हैं, यदि ये शर्तें किसी ग्रह में पाई जा रही है तो फिर उसको ग्रह घोषित करते थे। लेकिन ये शर्तें यानी जो प्लूटो में नहीं मिली, तो बोना ग्रह घोषित कर दिया यानी छोटा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब अपन का मेन जो थीम है वो शुरू होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर 2 सिद्धांत दिए गए। पहला जो 2 सिद्धांत दिए गए यानी उत्पत्ति को लेकर 2 सिद्धांत बांट दिए गए, धार्मिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। धार्मिक सिद्धांत यानी फ्रेंड्स, जब यूरोप में पुनर्जागरण नहीं हुआ था, यानी लोग अंधविश्वास में जी रहे थे, 13वीं से 14वीं शताब्दी के पहले की बात बता रहा हूँ मैं ये,
तो उस टाइम में अपन के पास में कोई आविष्कार नहीं हुआ था, अपन अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, कितने ग्रह हैं ये भी नहीं जानते थे, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है ये भी अपन को नहीं पता था। कोई कहता था कि पृथ्वी सिंह पर है, यानी गाय के सिंग पर अटकी हुई है, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। तो धर्म ग्रंथों में सिर्फ इनके ये जो पृथ्वी है ना इसके बारे में लिख रखा था। तो ऐसे को है ना जो मान्यता प्रदान नहीं की गई, यानी ये जो सिद्धांत है इसमें धर्म ग्रंथों पर आधारित है, यानी धर्म ग्रंथों में कल्पना की गई है कि भाई पृथ्वी ऐसी होगी, लेकिन कोई आविष्कार नहीं होने, आविष्कार से संबंधित कोई डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई थी। इसलिए इसकी जो मान्यता है ना वो सही नहीं माना गया है, क्योंकि कल्पना के आधार पर चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। तर्क के आधार पर जो चीज़ें सही उतर रही हैं उसको अपन सही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सिद्धांत आया ना इसके जस्ट बाद में आया, इसको मान्यता प्रदान की गई क्योंकि ये वैज्ञानिक था, ये तर्क पर खरा उतरता था। और ये कब आया? पुनर्जागरण। यूरोप में आपने पुनर्जागरण पढ़ा होगा। पुनर्जागरण में क्या होता है यूरोप में, कि यूरोप में पहले क्या था कि ईसाई धर्म प्रचलित था, वहाँ पर ईसाइयों का वर्चस्व था, जो पोप था उसका वर्चस्व था। अपन के यहाँ जो धर्म है, जो अंधविश्वास है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर यूरोप में थी। लेकिन अचानक जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो उठा और उन मान्यताओं को ख़त्म करने लगा, क्योंकि पोप का वर्चस्व बहुत खतरनाक था। भारत में जिस प्रकार शूद्रों के साथ में गलत किया गया, उसी प्रकार वहाँ पर भी ऐसा किया जा रहा था कि जो भी ईसाई धर्म का विरोध करता था उसको जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो पुनर्जागरण आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे ये पुनर्जागरण आया, लोगों ने क्या किया कि धर्म की चीज़ों को मानना बंद कर दिया। कल जो धर्मांतकारी जो बोलते थे उन चीज़ों को विरोध करने लगे, और जो तर्क पर खरी उतरती थी उस चीज़ को मानने लगे। उन्होंने क्या किया, इस पुनर्जागरण से सारी जो धार्मिक चीज़ें उनको हटा दिया और वैज्ञानिकता की तरफ शुरू हुए। उन्होंने परलोक की चिंता छोड़ दी और इस लोक में संसार में सुखी रहने के लिए प्रयास करते रहे। यानी उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि परलोक में ईश्वर बैठा है तो उसके लिए करूँ मैं, नहीं, अपन को सुखी रहना है तो अपन को बहुत सारे आविष्कार करने होंगे। तो आज अपन कहते हैं कि विदेश में तो ऐसा नहीं है, नहीं फ्रेंड्स, पहले हुआ करता था, लेकिन पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद में वो सारी गंदगी हटा दी और बहुत सारे आविष्कार हुए। तो उन्हीं में ये आविष्कार भी था। तो इस आविष्कार को दो भागों में बांटा गया है, अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा नॉलेज देने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि आप कहीं पर भी न हटको। तो अद्वैतवादी का मतलब क्या होता है, ए का जिस भी शब्द के पहले ए लग जाता है ना वो नकारात्मक हो जाता है, नहीं शब्द उसमें यूज होगा। द्वे का मतलब क्या होता है, दो, यानी दो से नहीं हुई, दो से नहीं हुई, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति दो वस्तुओं से नहीं हुई है, दो तारों से नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर किससे हुई है, एक तारे से, सिर्फ एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। एक तारा आप सूर्य को भी मान सकते हो, सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है, ऐसा मान सकते हो। द्वैतवादी यानी दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, एक तारे से नहीं हुई है, इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ शुरू करते हैं अपन, क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों को तो मान्यता दी ही नहीं गई। तो यहाँ पर देखो वैज्ञानिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तर्कपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दे बफन ने किया। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले फ्रांस का एक वैज्ञानिक था कास्ते दे बफन ने सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया। कब दिया, 1749 में। इसके पश्चात से लेकर वर्तमान तक, यानी उसके बाद और वर्तमान तक अनेक सिद्धांतों की उत्पत्ति की गई, लेकिन किसी भी सिद्धांत को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई। फ्रेंड्स, उसके बाद में ये जो बफन था उसके बाद में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन किसी भी सिद्धांत को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई। यानी मान्यता तो देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देते, क्योंकि कोई क्या कल्पना करता है, कोई क्या कल्पना करता है, तो किसी को भी विशेष मान्यता नहीं दी गई, ठीक है।
इसके बाद में देखो एक एक करके पढ़ते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना, इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। पेरेंटल का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स से निकला है ये शब्द, यानी जैसे अपने को माता पिता होते हैं उसी प्रकार उससे निकला है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक यानी तारा, एक वस्तु या तारे से हुई है। मैंने पहले बता दिया, ए लग गया, यानी दो से नहीं हुई है, दो तारों से नहीं हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति, एक तारे से हुई है, एक वस्तु से हुई है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। इस समस्या को सुलझाने के लिए विद्वानों ने समय समय पर अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें सर्वप्रथम, यानी इस समस्या को, किस समस्या को, कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कोई ये बोल रहा है एक तारे से हुई है, कोई बोल रहा है दो तारों से हुई है। तो इस प्रकार विद्वानों ने जो समय समय पर अपनी राय, अपना विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें कास्ते द बफन, इमैनुअल कांट, लाप्लांस, रोस व लोकियर। ठीक है, तो इन विद्वानों ने ये जो अद्वैतवादी जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत काफ़ी सारे सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब एक एक को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जो इमैनुअल कांट ने क्या दिया? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, यानी कांट ने वायविक राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। अब ये क्या है देखने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट ने 1755 में, यानी ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ पर 1749 में इस बफन ने कार्य किया। उसके बाद में 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कांट कहाँ के थे? जर्मन के थे। ठीक है, यह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। यानी ये जो सिद्धांत दिया गया वो हमारा जो न्यूटन है ना, ये जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था ना, पृथ्वी है ना जो गुरुत्वाकर्षण से घूम रही है, तो उस पर आधारित है। प्रारंभ में इस मत की सराहना की गई, यानी कहा गया वाह वाह कांट, वाह तूने क्या सिद्धांत दिया है, ऐसी सराहना की गई। लेकिन बाद में तर्कहीन मान लिया गया। पहले बढ़ाई की गई और उसके बाद में कहा कि कांट यार तूने जो दिया है ना वो माइंड की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा भाई, तूने जो सिद्धांत दिया है ना वो माइंड की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा। तो पहले तो बढ़ाई कर दिया आपने और फिर उसके बाद में तर्कहीन बता दिया आपने। तो आगे बढ़ता हूँ, पेज पलट लेता हूँ। मैंने पेज पलट लिया है। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया वायव्य राशि, वो क्या था आखिरकार में, तो मैंने कथनों में बांट लिया, यानी टुकड़े करके मैं बताऊंगा आपको। और ये जो चित्र बनाया है वो इसी कथन के आधार पर मैंने बताया है। ठीक है, प्रथम, प्राचीन काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। ये पदार्थ, 2 बार लिखा गया, पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल, गतिहीन थे। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ समझा दिया। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रह्मांड है आलू की तरह। ठीक है, ये एक कच्चा चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आधार मानकर, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। इसमें देव निर्मित आद्य पदार्थ थे, यानी छोटे छोटे पदार्थ थे। ठीक है, ये क्या थे कि कठोर थे, मुलायम नहीं थे, शीतल थे, गर्म नहीं थे, शीतल ठंडे हुए पड़े थे, और गतिहीन थे। ये अपने स्थान पर एक जगह ही थे, घूम नहीं रहे थे। गतिहीन का मतलब तो यही हुआ ना कि एक जगह घूम नहीं रहे थे। जैसे ये पेन है, ये यहाँ की यहाँ रह गया, तो ये तो गतिहीन है ना, गतिहीन है ना, घूम नहीं रहा है ना। उसी प्रकार ये जो आद्य पदार्थ थे वो घूम नहीं रहे थे, न ही मुलायम थे, न ही शीतल थे। आगे क्या बताते हैं देखो कांट, दूसरा कथन इनका आता है, पुनः कांट ने माना, यानी इसके बाद में माना कि आद्य पदार्थ यानी कण के बीच आकर्षण हुआ, इससे कण एक दूसरे से टकराने लगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हो क्या, कण यानी आद्य पदार्थ,
इनके बीच में जो आकर्षण हुआ, जिस प्रकार एक लड़का और एक लड़की का आकर्षण होता है, दोनों पास आते हैं, पता है ना आपको, एक लड़का लड़की कैसे जल्दी से पास आने की कोशिश करते हैं। तो ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। तो इनके बीच में जो है ना आकर्षण हुआ, एक दूसरे की तरफ बढ़े और फिर इससे कण एक दूसरे से टकराने लगे। अब भाई एक लड़का और एक लड़की पास में आएंगे तो दोनों टकराएंगे ना। उसी प्रकार ये दोनों ग्रह ना जो आपस में टकराने लगे, इस टकराव के कारण ताप तथा ब्रह्मण की गति का आविर्भाव हुआ। यानी जब ये एक दूसरे से टकराए तो गर्म हुए और फिर है ना जो ब्रह्मण का मतलब क्या है, घूमने लग गए, आपस में टकराए फिर घूमने लग गए, ठीक है। तो सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यही बताया गया है कि दोनों आपस में आकर्षण हुआ, दोनों टकराने लग गए, ये जो कण है वो, ठीक है। उसके बाद में ताप बढ़ा, ब्रह्मण बढ़ा, ठीक है। पहले शीतल थे लेकिन धीरे धीरे जो ताप बढ़ने लगा इन कणों का ताप व ब्रह्मण गति बढ़ने से ये पदार्थ एक वायवीय राशि में परिवर्तन हो गए। तो कांट ये बता रहा है कि पहले वायवीय राशि नहीं थी, लेकिन जो जो आकर्षण बढ़ा, जो जो एक दूसरे से टकराए, ये जो कण है घूमने लग गए, उससे एक वायवीय राशि में परिवर्तन हो गए। इसके पश्चात गर्म व गतिशील निहारिका में परिवर्तन हो गए। यानी एक प्रकार से जो ब्रह्मण इनका बढ़ा, घूमने लग गए, ज़्यादा गर्म होने लग गए, गतिशील हो गए, तो एक निहारिका में तब्दील हो गए। निहारिका क्या थी, एक गर्म गोला था जिसमें कण है ना जो मिक्स हो गए थे। देखो निहारिका गर्म हो गई, तीव्र गति से ब्रह्मण, यानी अब ये जो निहारिका ने एक हो गई, वो तीव्र गति से घूमने लग गई, ठीक है। सारी प्रोसेस धीरे धीरे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। निहारिका तीव्र गति से घूमने लगी, जिससे निहारिका के केंद्र में अपसारित बल, यानी निहारिका तीव्र गति से घूमने लग गई। इससे क्या हुआ कि केंद्र में जो अपसारित बल लगता है ना, अपसारित बल क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। अब ये निहारिका है, इसमें अपसारित बल लग रहा है, ये केंद्र है, यहाँ पर अपसारित बल लगेगा तो यहाँ के जो कण है ना फ्रेंड्स, यहाँ के जो कण देख रहे हो ये बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर इधर के कण इधर आ जाएंगे, तो बाहर की तरफ फेंक रहा है ना इन कणों को, देखो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। तो यहाँ के कण है ना जो बाहर फेंके जाएंगे, इस निहारिका घूमेगी बहुत तेज गति से, जिससे निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगेगा। कैसे उभार आएगा, जैसे यहाँ के कण यहाँ चले गए, यहाँ के कण यहाँ चल गए, तो आकार कैसा बनेगा, इस तरह का आकार बन जाएगा। पहले गोल थी लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पर चले गए, ये तो ये जो भाग है ना, ये भाग में क्या हो रहा है कि उभार आ रहा है, तो उभार आने लग गया। उसके बाद में जैसे क्या हुआ, अपसारित बल की तीव्रता बढ़ जाने से निहारिका से एक छल्ला बाहर निकल गया। अब निहारिका तीव्र गति से जो बढ़ने लगी, इसका आकार बढ़ने लगा है, तो इससे क्या हुआ कि एक छल्ला है जो बाहर गिर गया, इसका एक टुकड़ा है जो बाहर गिर गया, ठीक है। इसी प्रकार पुनरावृत्ति से, यानी बार बार वही पुनरावृत्ति होने लगी, एक टुकड़ा है फिर दूसरा आया फिर तीसरा बाहर निकला, इससे इस प्रकार 9 टुकड़े बाहर निकले। इन्हीं से 9 छल्लों से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, और जो भाग बच गया ना, ये 9 ग्रह इसी से निकल गए, और एक जो भाग अवशिष्ट भाग बच गए उससे सूर्य का निर्माण हो गया। तो ये थ्योरी कांट देता है, थ्योरी आपको बिल्कुल ही सही तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स, सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में फ्रेंड्स लाप्लांस, ठीक है। अब जो कांट था ना उसने थ्योरी दी, ठीक है, उसका मूल्यांकन भी हुआ, लोगों ने काफ़ी ने कुछ ने विरोध किया, कुछ ने सही बताया। इसके बाद में लाप्लांस की निहारिका परिकल्पना, उसके बाद में लाप्लांस आ गए, उन्होंने निहारिका परिकल्पना दी। लाप्लांस हैं जो फ्रांस के थे, ठीक है, कांट जर्मन के हैं और लाप्लांस फ्रांस के। उन्होंने 1796 में, कांट ने कब दिया था, 1755 में, उसके कितने साल बाद दे रहा, देखो 1796 में अपनी पुस्तक
एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस बुक का नाम ध्यान रखना। इस बुक में है ना जो निहारिका परिकल्पना के बारे में लाप्लास ने बताया। आगे बढ़ता हूँ। लाप्लास ने कांट की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। कांट ने जो दिया उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां रह गई थी, क्योंकि भाई साहब परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है भाई साहब, और परफेक्ट के चक्रों में तो आप रह जाओगे, इसलिए लग जाओ। उसी प्रकार लाप्लास ने भी ऐसा किया कि कांट जो गलतियां कर रहा था उसमें सुधार करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं मानता हूं जो गलतियों को यानी जो गलतियां कर रहा है उसको यदि सुधारा नहीं गया तो वो आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है, और कांट मूर्ख नहीं है, क्योंकि कांट ने काफ़ी सारी जो कांट की जो गलतियां थी उसने लाप्लास ने सुधारी और अपना सिद्धांत दे दिया। आगे बढ़ता हूँ। सिद्धांत के प्रमुख तथ्य, यानी उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या क्या तथ्य थे। ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी जिसे नेबुला कहा जाता है। ठीक है, अब उसके कांट ने क्या बताया था। सबसे पहले कांट ने बताया था कि प्राचीन काल में भाई कण है ना जो बिखरी हुई अवस्था में थे आद्य पदार्थ, लेकिन ये क्या बता रहा है, हाँ वहाँ पर कांट ने क्या बताया था कि बिखरी अवस्था में और निहारिका बाद में बनी थी, लेकिन ये क्या बता रहा है कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका थी, यानी गर्म गोला था। तो थोड़ा चेंज कर दिया इसने उसी की। यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। वो क्या बता रहा है कि पहले जो कण थे ना वो गतिशील नहीं थे, गतिहीन थे, उनमें गति नहीं थी, वो कठोर थे, शीतल थे, गर्म नहीं थे। लेकिन ये क्या बता रहा है कि प्रारंभ से ही जो निहारिका थी वो गतिशील थी, घूमती थी। तीसरा पॉइंट इसने ये बताया कि यह निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार सिकुड़ रहा था, यानी ये जो निहारिका थी वो धीरे धीरे ना जो गर्म से है ना जो ठंडी हो रही थी, और धीरे धीरे अब ठंडी होगी ना तो सिकुड़ेगी। ठीक है, उपयुक्त तथ्यों से उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील व तप्त महापिंड था। तो कांट से विपरीत बता दिया ना इसने। तो एक बड़ा सा गोला था जो गर्म था, उसमें जो मटेरियल था वो गर्म था, और एक बड़ा सा पिंड था, उसी से बाद में ग्रह बन गए। तो फ्रेंड्स अपन ने अद्वैतवादी सिद्धांत को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। इसके बाद में द्वैतवादी संकल्पना। अब द्वैतवादी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, इसमें क्या बताया जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति है ना जो दो तारों से हुई है, दो वस्तुओं से हुई है। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक खासकर दो वस्तुओं से हुई है। इसी कारण इस संकल्पना को भी पेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स व जेफरीज की जवारीय परिकल्पना और H.N. रसेल की द्वैतारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो क्लियर ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत है ना वो आप बुक में पढ़ लेना, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप इतना भी लिख कर आते हो तो फ्रेंड्स आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आज हाजिर हुआ था, पूरे जोश के साथ मैंने आपको पढ़ाया। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।